ओके, सो लास्ट क्लास में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम किया था, डायग्राम किया था। आज हम फूड पिरामिड करेंगे। आपका पेज नंबर 17 में है, एक बार आप देखिए उसको। एंड आई एम ट्राइंग टू शेयर दिस ऑल्सो। Having some issue. Okay, so this is food pyramid. Okay, actually आपके बुक में भी दिया हुआ है, दिस इज रियल फूड पिरामिड। तो हम इसको 3 पार्ट में बनाया गया है। इसको एक मेडिसिन कंपनी सिग्नोरा ने इससे बनाया है। तो दैट इज यू कैन सी दिस पार्ट 1 first, vegetarian. For vegetarian, this is for vegetarian food pyramid. Okay, this is for non-vegetarian and this is for diabetics. Okay, उनको किस प्रोपोर्शन में खाना है। तो फर्स्ट हम वेजिटेरियन देखते हैं। सो इन दिस यू कैन सी सबसे ऊपर में यहाँ पे कुछ स्वीट्स पार्ट दिया है, बट यहाँ पे ग्राम्स मेंशन नहीं है। दैट मीन्स आपको ये खाना जरूरी नहीं है। ओके, जस्ट जो खाना है ये सारा जो ग्रुप है ये सबसे लिमिटेड अमाउंट में खाना है, सबसे कम पोर्शन में। इसलिए आप देखेंगे सबसे पॉइंटेड में सबसे ऊपर ये है। ओके, बट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी। नंबर 2, इट इज नट्स। ओके, ये आपका आता है 25 ग्राम्स। हियर इज मेंशन 5 into 5, दैट मीन्स 25 ग्राम। ये आपको दिन भर का जो आरडीए है वो मेंशन है। तो आपका दिन भर में आपको नट्स कितना खाना है? 25 ग्राम्स। ओके, थर्ड पोर्शन आप देख रहे हैं धीरे धीरे क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ रही है, साइज बढ़ रहा है। दैट मीन्स इस शेप में बनाया गया है ताकि पता चले कि साइज बढ़ रही है। ओके, देन थर्ड नंबर इज फ्रूट्स, दैट इज 100 ग्राम्स पर डे। फ्रूट इट इज बेसिक रिक्वायरमेंट, इससे ज्यादा आप खा सकते हैं बट इससे कम नहीं खाना है। 100 gram is essential requirement. Then here is mentioned pulse and milk. Pulse is mentioned here 30 into 2, यानी कि आपको 2 सर्विंग खानी है 30 ग्राम की, यानी कि आप एक एवरेज मीडियम बोल आप मान सकते हैं 30 ग्राम ऑफ दाल twice a day. Then here is mentioned milk. Milk is 200 ml. Here you can see. Yes, ma'am, दिख रहे हैं। Yeah. Then milk, it is 200 ml into 3. अब दिन में 3 बार मिल्क लेना है या फिर एक बार, इसको आप 2 बार डिवाइड करके ले सकते हैं। दैट मीन्स 600 ml पर डे आपको मिल्क एवरी डे एसेंशियली लेना है। बट आई रिकमेंड मोस्टली 750 ml बिकॉज कई बार पेशेंट उतना पल्सेस नहीं लेते एंड मिल्क इज बेटर सोर्स फॉर प्रोटीन। सो आई रिकमेंड आप 750 ml पर डे हर इंसान को लेना चाहिए, बट इट इज बेसिक रिक्वायरमेंट। इट मस्ट बी टेकन इन फॉर्म ऑफ मिल्क, चीज एंड लाइक चीज मीन्स कॉटेज चीज, घर का बना हुआ पनीर लेना है, नहीं तो मिल्क, नहीं तो कर्ड के फॉर्म में, नहीं तो छेना के फॉर्म में। ओके, देन दिस इज वेजिटेबल, दिस इज 100 ग्राम इंटू 3। ये आपको दिन में 3 बार लेना है, मीडियम बोल। देन फोर्थ इज इन फॉर्म ऑफ सैलेड, इन फॉर्म ऑफ सूप और कुक्ड वेजिटेबल, किसी भी फॉर्म में ये जाना चाहिए। इसी में आपका लीफी वेजिटेबल भी आ जाता है। देन सबसे ज्यादा क्वांटिटी रिक्वायरमेंट होती है सीरियल्स की, क्योंकि ये हमें एनर्जी देता है। तो दैट इज 20 ग्राम इंटू 12। ओके, सो ये आ गया आपका 12 2 ज़ा 20,
4, yes, 24 240 grams per day cereals आपको लेना है in form of chapati, in form of millet, in form of whole grains लेना है. ओके, एंड अगर समटाइम्स आप ग्रेन्स को जर्मिनेट करके लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है. कई जगह ऐसा भी किया जाता है, उसको जर्मिनेट करके, जो मिलेट्स होते हैं उसको जर्मिनेट करके पाउडर करके मार्केट में अवेलेबल होता है, या आप घर पे भी कर सकते हैं. जो रागी होता है या फिर फिंगर मिलेट बोलते हैं, इसको आप जर्मिनेट करिए घर में एंड रोस्ट करके आप पाउडर बना के रखिए. ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है. बच्चों को एंड बड़े लोग उसको मिल्क में ऐड करके ले सकते हैं. देन दिस इज नॉन वेजिटेरियन ग्रुप. यहाँ पे आपका, यहाँ पे भी स्वीट मेंशन है ऊपर में, बिकॉज बट इट इज नॉट मेंशन अमाउंट, क्योंकि ये रिक्वायर्ड नहीं है. नंबर 2 इज ऑयल एंड नट्स. दिस इज ऑल्सो 5 ग्राम इंटू 5, 25 ml. And fruits, same amount, 100 gram. Pulses, same amount. Vegetable, same amount. अब यहाँ पे मिल्क की जगह मीट, चिकन, फिश रिप्लेसमेंट में दिया हुआ है, एंड दैट इज 50 ग्राम इंटू 1, यानी कि 50 ग्राम आप ले सकते हैं. एंड यहाँ पे जिस दिन वेजिटेरियन है, यू कैन यूज मिल्क और 200 ml into 3, 600 ml. And here is mentioned cereal, same amount, 20 into 12. So this is fruit chart. इतने रेशियो में लेना चाहिए. एंड जरूर से फ्रूट खाना ही है, क्योंकि हर लोग बाकी ग्रुप से ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रूट मिसिंग हो जाता है. जो ऑयल क्वांटिटी है वो बढ़ जाता है, नट्स नहीं होता, तो ये इसको भी इम्प्रूव करना है. ओके, एंड दिस इज डायबिटिक. This is diabetic group. So diabetic food pyramid, and यहाँ mention है, यहाँ पे sweets mention है, fat, sweets and alcohol. Keep your serving small, and like it is mentioned small, but it is not recommended because it should be sugar free. It should be artificial sweetener or stevia. Okay. Then number 2, milk एंड मीट एंड अदर्स. इन दोनों में से कोई भी एक चीज ले सकते हैं. मिल्क 2 to 3 सर्विंग एंड मीट 2 to 3 सर्विंग. देन वेजिटेबल 3 to 5 सर्विंग. दैट मीन्स 100 ग्राम. वेजिटेबल एक सर्विंग होता है 100 ग्राम्स. एंड फ्रूट्स 2 to 3 सर्विंग, दैट मीन्स 100 ग्राम ऑल्सो. Then grains, beans and starchy vegetable, it is 6 or more serving. So this is all about food pyramid. ये 3 ग्रुप्स में बांटा गया है, तो मेनली ऐसा होता है. एंड लेकिन ये जनरल कॉन्सेप्ट है, बट जब हम कभी स्पेसिफिकली किसी स्पेशल पेशेंट का डाइट मेंशन करते हैं, जब किसी का वेट लॉस होता है, डाइट में उसका कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई डाइजेशन इशू है, तब हमें वहां पे चेंजेस करने होते हैं. वेट लॉस करना है, कोलेस्ट्रॉल इशू है, तो कोलेस्ट्रॉल के केस में हमें फाइबर इंक्रीज करना है. यहाँ पे एक बेसिक रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, बट जब हमें फाइबर इंक्रीज करना है बहुत सारे केसेस में, तो जनरली क्योंकि जो पर्सन होते हैं आजकल वो या तो कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, या ओवरवेट होता है, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, उस केस में मोस्टली पेशेंट आते हैं. तो वहां पे आपको सिर्फ 300 ग्राम वेजिटेबल से नहीं होगा, वहां पे आपको इंक्रीज करना है. दैट इज लिबरल. आपको वेजिटेबल में रिस्ट्रिक्शन करने की कोई जरूरत नहीं होती है. ओवरवेट में मिल्क थोड़ा कम करना चाहिए या मिल्क डेली बेसिस पे लेना चाहिए? मिल्क डेली बेसिस पे लेना चाहिए, दैट इज प्रोटीन. लेकिन मिल्क लेना चाहिए लो फैट वाला, जिसमें फैट कम है. या फिर आप अगर गाय का मिल्क ले रहे हैं तो उसको बॉईल करके 8 to 10 आवर रेस्ट करना है. उसके बाद फ्रिज से निकाल के क्रीम रिमूव करके फिर लेना है, तो वो आपका टोन मिल्क हो जाएगा. मिल्क इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, फैटी मिल्क इज रेस्ट्रिक्टेड. ओके, तो फैट वाला मिल्क, क्योंकि प्रोटीन, वेट लॉस में भी प्रोटीन चाहिए, तो मिल्क एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन के लिए. क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं वो एवरीडे नॉनवेज नहीं खाते इंडिया में,
तो मिल्क एक बहुत अच्छा सोर्स है, दैट इज फर्स्ट क्लास प्रोटीन। तो मिल्क को कभी भी नहीं छोड़ना है, मिल्क को एवरीडे बेसिस पे, स्पेशली बेड टाइम इज रिकमेंडेड। सोने के पहले मिल्क लेना बहुत अच्छा होता है, इससे मोशन अच्छी होती है, उससे सेल रिपेयर होता है, एंड ये आपकी रात भर का जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करता है, इंसुलिन लेवल को मेंटेन करता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है, मिल्क डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तब तक उस इंसान को मिल्क लेना चाहिए। ओके ओके मैम। नेवर स्टॉप मिल्क एंड वेट लॉस पेशेंट्स। आपको सिर्फ उस केस में फैट रिड्यूस करना है, जो एवरीडे वो ऑयल कंज्यूम कर रहा है उसको कट डाउन करना है, एंड फाइबर ऐड ऑन करना है। फाइबर का एक प्लस पॉइंट क्या होता है कि फाइबर अगर हम खाते हैं तो जो हमारा बॉडी में ऑलरेडी जो फैट है स्टोर्ड कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में, वो ज्यादा यूज होता है। तो वो जितना ज्यादा यूज होगा, कंज्यूम होगा, तो उतना ज्यादा बॉडी फैट खत्म होगा। तो मेनली हमको ज्यादा से ज्यादा फाइबर कंज्यूम करना है वेट लॉस में, लाइक इन फॉर्म ऑफ रॉ वेजिटेबल, इन फॉर्म ऑफ कुक्ड वेजिटेबल। तो वेजिटेबल फ्रूट्स ये बहुत अच्छे सोर्स हैं फाइबर के लिए। कभी भी वेट लॉस वाले पर्सन को खाने के टाइम विदाउट सैलेड खाना नहीं खाना है। या तो पहले सैलेड खा लेना है या तो साथ में सैलेड खाना है, जब भी वो रोटी चावल ऐसी चीजें खा रहे हैं। तो विदाउट सैलेड इट शुड नॉट बी टेकन। मैम फ्रूट्स को आई मीन ब्रेकफास्ट में शामिल करना है या लंच में? मैम मैं ब्रेकफास्ट में और लंच में दोनों टाइम में ले सकते हैं क्या? फ्रूट्स का ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन खाली पेट फ्रूट्स अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उससे गैस फॉर्मेशन होता है। तो हमेशा जो आइडियल टाइम है फ्रूट का, दैट इज मिड मॉर्निंग में। मैं जो पेशेंट को डाइट चार्ट देती हूँ वो मिड मॉर्निंग में वहां फ्रूट रखती हूँ। जैसे ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद लंच होता है। ब्रेकफास्ट मान लीजिए 8:30 अराउंड है, लंच मान लीजिए 1:30 अराउंड है, तो बीच में 12 o'clock और 11:30 इज आइडियल टाइम टू टेक फ्रूट्स। एकदम अलग से बैठ के एक बार फ्रूट खाना है प्रॉपरली। तो फ्रूट को भी वैसे इंपॉर्टेंस देना है जैसे खाने को देते हैं। अगर बहुत बिजी है, कोई ऑफिस में है या कुछ टाइम नहीं हो रहा है, तो आप उस केस में, क्योंकि कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जैसे बैंकर्स जो होते हैं, मैंने देखा है, तो उनको आप इतनी मील्स में बोलती हूँ तो कहते नहीं पॉसिबल होता हमारे पास, कभी कभी टाइम नहीं होता, हम 3 बार ही खाना खा सकते हैं। तो उस केस में क्या रेकमेंड करती हूँ मैं कि वो अगर लंच कर रहे हैं, जब उसके 15 मिनट पहले या 10 मिनट पहले फ्रूट्स खा ले, उसके बाद लंच करें। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम इज मिड मॉर्निंग अराउंड 11:30। ओके अगर ब्रेकफास्ट लेट हो रहा है तो फिर तो आप उसको भी एक्सटेंड करिए, मगर ब्रेकफास्ट लेट टू लेट 9 o'clock हो जाना चाहिए। 9 o'clock के बाद भी, अगर 9 o'clock ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं तो भी 11:30 to 12 इज आइडियल टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, सॉरी फ्रूट्स। ओके ओके मैम। ड्यूरिंग फास्ट आप अगर फ्रूट्स खाते हैं तो उस केस में आप खा सकते हैं, लेकिन ऐसे फ्रूट्स खाने हैं पहले जो थोड़ा कैलोरीज भी दे, थोड़ा शुगर अमाउंट भी दे। जैसे ऑरेंजेस अगर आप खाली पेट में खाएंगे या अमरूद खाएंगे तो वो उतनी कैलोरीज नहीं देता, तो फिर आपको गैस फॉर्मेशन हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है। तो उस केस वैसे फास्ट वगैरह में आप बनाना खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, ये कैलोरीज एंड शुगर भी देता है, तो फिर आपका शुगर लेवल भी नॉर्मल रहता है और गैस फॉर्मेशन ब्लोटिंग ऐसा नहीं होता। तो लेकिन जो एवरीडे जो खाना खा रहे हैं उसमें आपको फ्रूट्स हमेशा मिड मॉर्निंग में खाना है, कभी भी सुबह में नहीं खाना है। ओके लेकिन ऐसा भी है कि ऐसा नहीं है कि फ्रूट्स खा लेंगे तो कुछ नुकसान होगा। जब कभी आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आपके पास कुछ बेटर ऑप्शन नहीं है, उस केस में आप फ्रूट खाइए। ओके तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा फ्रूट खाने से, बट रिकमेंडेड टाइम इज मिड मॉर्निंग। आपको कुछ पेट में पहले से रहना चाहिए एनर्जी, जो फ्रूट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करे, क्योंकि फ्रूट को डाइजेस्ट करने में भी एनर्जी लगती है। ओके ओके मैम ठीक है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये हम करेंगे आज।
सी पेज नंबर 18 में एक चार्ट है, उसको आप देखिएगा। इसमें आइडियल बॉडी वेट बताया गया है और एक फॉर्मूला है शॉर्टकट, जिसमें हम हर एक इंसान का, यहाँ पे तो हाइट सेंटीमीटर 2-2 दिया हुआ है एंड वेट दिया हुआ है आइडियल, लेकिन अगर किसी इंसान का जो वेट है वो उससे कितना ज्यादा है, उसको कैसे पता करेंगे? तो इसका एक फॉर्मूला है, दैट इज BMI, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वो आप नोट डाउन करिए, that is BMI. That is full form of BMI is basal metabolic body mass index, sorry. And इसका एक फॉर्मूला है, that is weight in kg divided by height in centimeter, height in meter square. ओके, तो इसको आज नोट डाउन करिए एंड नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी कि इसको कैसे निकालना है। आप इस सेम फॉर्मूला में इसको पुट कर सकते हैं, आपकी जो हाइट है वो पता करके रखिए आपका मीटर में, या फिर सेंटीमीटर में भी पता है तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में, जस्ट उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो हाइट एंड आपका वेट पता करके रखिए, फिर हम उसका BMI नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे। इसकी एक रेंजेस होती हैं जो हमें बताती है कि आपको कितना ओवरवेट है। BMI जो बोले मैम फार्मूला उसका जो, हाँ जी, दैट इज वेट इन केजी, वेट लिखेंगे केजी में, उसको डिवाइड करेंगे हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी मेरे को शेयरिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर दूंगी इसमें, तब मैं आपको ड्रॉ करके इसमें समझा दूंगी कैसे करके फॉलो करना है। अगर आपको थोड़ी मैथ्स आती है, ये फॉर्मूला समझ में आता है, तो आप वहीं पे जस्ट पुट करना है आपको वैल्यूज, आपको जहाँ पे केजी है वहां आपका वेट लिखना है एंड डिवाइडेड बाय नीचे में हाइट इन मीटर, मीटर में आपकी जितनी हाइट है उसको लिख के उसको स्क्वायर करना है, मतलब इनटू सेम नंबर। जैसे अगर हाइट आपका वेट है अगर 50 एंड हाइट है आपकी 152 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5, क्योंकि हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, देन 1.5 इंटू 1.5 हो जाएगा, क्योंकि वो स्क्वायर में होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी मेरे को थोड़ा इशू आ रहा है लैपटॉप में शेयरिंग में, अदरवाइज आई विल शेयर एंड समझा दूंगी अच्छे से उसको कैसे निकालना है। ओके, आपको अगर सेंटीमीटर में भी आपकी हाइट पता चलती है तो वो निकाल के रखिए, फिर हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। देन क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स के भी क्लासिफिकेशन है, कुछ सिंपल कार्ब्स होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इसको हमने डिवाइड किया है। एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली टू अस थ्रू द डाइट फॉर आर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। कई बार क्या करते हैं लोग वेट लॉस में, कार्ब्स बहुत कट डाउन करते हैं, फिर उनको वीकनेस होती है, चक्कर आते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हमें कार्ब्स भी लेना है लेकिन क्वांटिटी कम खानी है, लेकिन डिवाइड करके प्रॉपरली लेना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल कार्ब शट डाउन कर दिया, सिर्फ वेजिटेबल पे हैं। कई लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने ऊपर कि सिर्फ वेजिटेबल ले रहे हैं, रॉ फ्रूट ले रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, हार्ट बहुत वीक होता है, क्योंकि प्रोटीन भी नहीं जा रहा होता है बॉडी में प्रॉपरली। तो हार्ट वीक होने से कई बार हार्ट अटैक के केसेस होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वेट ज्यादा होने से एंड कोलेस्ट्रॉल होने से हार्ट अटैक होता है। अगर हमारे हार्ट को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रहा है प्रोटीन का एंड ब्लड का, हीमोग्लोबिन का, तो भी वो शट डाउन हो जाएगा। ओके, हार्ट को भी एनर्जी चाहिए जैसे बाकी सेल्स को चाहिए। तो बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ बहुत सारी ऐसी भी आजकल फैंसी, आजकल नहीं काफी पहले से आई हुई है लेकिन उतनी फेमस नहीं हुई,
एटकिंस डाइट सुना होगा आपने, उसमें सिर्फ फ्रूट्स में डाल देते हैं पेशेंट को, जो अनऑथराइज्ड डाइटिशियन होते हैं तो उनको पता नहीं होता और वो इस तरह के करते हैं काम। तो उसमें वेट लॉस तो होता है लेकिन बॉडी में बहुत हार्म होता है। सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं कुछ दिनों तक, सिर्फ एप्पल एक दिन खाया, दूसरे दिन सिर्फ बनाना खाया, बट दैट इज वेरी हार्मफुल टू आवर ऑर्गन्स। ओके, और ऐसी डाइट आप लॉन्ग टर्म तक फॉलो भी नहीं कर सकते। 1 महीने तक मान लीजिए आपने इस तरह की डाइट फॉलो की, उसके बाद जब आप नॉर्मल खाने में आएंगे तो आपका वेट फिर और तेजी से बढ़ेगा और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि क्या होता है हमारी बॉडी फिर वो कम जो कैलोरीज में ही सरवाइव करने लगने का सीख जाती है। तो जब हम नॉर्मल खाने लगते हैं तो वो उस बॉडी के लिए ज्यादा हो जाता है, फिर अचानक से कैलोरी शूट होती है। तो वैसी डाइट और बुरी है। डाइट ऐसी होनी चाहिए जो साइंटिफिक हो, बैलेंस हो और सस्टेनेबल हो, आप उसको हमेशा फॉलो कर सकें, ऐसा नहीं कि 1 महीने बाद नहीं कर सकते। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन डेली डाइट। मैम जिसको लाइक पीसीओडी होता है उसमें हम कार्बोहाइड्रेट दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हर किसी को देना है। ओके, कार्बोहाइड्रेट मतलब आपका दलिया, बाजरा, रोटी, गेहूं की रोटी, चावल, ये कार्ब्स में आते हैं, तो बिल्कुल देना है। लेकिन पीसीओडी में कार्बोहाइड्रेट अच्छे वाले देना है जो मैंने नाम बोले। ओके, ब्रेड्स नहीं देना है एंड मैदा वाली चीजें नहीं देनी है, बिस्किट्स बिल्कुल बंद कर रहे हैं। तो ऐसे कार्ब्स जो हेल्दी है, जो होलसम है, तो ऐसे कार्ब्स देना है। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देना है ऐसा बिल्कुल नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स मैंने पहले भी बताया, सारे इंपॉर्टेंट है, इनके बिना बैलेंस डाइट नहीं हो सकता, मगर इनके जो सोर्सेज हैं वो सही होने चाहिए। ओके, सो 3 मील्स में आपका कार्ब्स होना ही चाहिए, जैसे कि आपका एक टाइम दलिया खाया, एक टाइम बाजरा या गेहूं की रोटी का आटा मिक्स करके खाया, या थर्ड टाइम राइस खा लिया। तो तीनों टाइम में प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए और बहुत ज्यादा कार्ब्स नहीं खाना है। अगर पेशेंट ओवरवेट है तो जितना वो कंज्यूम कर रहा है उससे थोड़ा कट डाउन होगा कार्ब्स ऑब्वियसली, क्योंकि वो जो खा रहा है उससे उसका बॉडी वेट ऐसा है। तो उससे अगर उसको कार्ब्स को कट डाउन करना है तो उसको मेनली राइस, रोटी एंड जो भी कार्ब्स के फॉर्म में खा रहा है उसको कट डाउन करना पड़ेगा। एंड फाइबर को इंक्रीज करना पड़ेगा पीसीओडी में। ऐसा नहीं कि सिर्फ कम खाना है आपको, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंक्रीज भी करनी होती है, जैसे कि फाइबर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये इंक्रीज करनी होती है, तो उसका भी ध्यान रखना है। कई बार सिर्फ लोग कट डाउन करते हैं लेकिन एड ऑन्स नहीं करते हैं। So our body derives energy from the catabolism of energy, and कुछ नट्स भी ऐसे हैं जो काफी हेल्प करते हैं, जैसे कि आपका पिस्ताचियो, वो काफी हेल्प करता है पीसीओडी में, तो वो जरूर इंक्लूड करना चाहिए। वैरायटी ऑफ नट्स, कभी एक दिन पिस्ता खाया, एक दिन आलमंड खाया, थर्ड डे वॉलनट खाया, तो थोड़े चेंजेस करके खाने से भी क्या होगा, वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन आएगा। Our body derives energy from the catabolism of energy yielding nutrient, carbohydrate, lipid, and proteins. Among these, carbohydrates are the single most abundant source of dietary energy, comprising 50 to 70% of total energy intake in different populations. एक मैंने वीडियो में देखा था यूट्यूब चैनल में, और वो लोग काफी फेमस हैं, शायद कुछ योगा से ही रिलेटेड है, लेकिन डाइट का उन्होंने काफी कुछ गलत बोला उसके ऊपर। हमने एसोसिएशन ने एक केस भी किया है, क्योंकि इससे मिसगाइड होते हैं पेशेंट। उसमें बोला गया है उन्होंने कि आप फास्ट, जब भी आपको वायरल फीवर है, ऐसा कुछ फीवर है, तो आप फास्ट में चले जाओ, बट दैट इज वेरी रॉन्ग। कभी जब भी आपको वायरल फीवर है तो आपको बार बार खाना है और थोड़ा थोड़ा खाना है और इजीली डाइजेस्टेबल खाना खाना है, जैसे कि आपका दलिया, खिचड़ी, सूप्स, ये सब आपको खाते रहना है। फास्ट में कभी भी नहीं जाना होता है। जितना आप ज्यादा बार बार करके खाएंगे, टू अर्ली फीड में आ जाइए। जैसे हम नॉर्मली हम क्या करते हैं, ज्यादा खाते हैं बट 3 मील्स या 5 मील्स खाते हैं, राइट। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड थोड़ा स्नैक्स 2 बार खा सकते हैं, या 1 बार फ्रूट खाते हैं, ऐसा खाते हैं।
लेकिन जब आपको वायरल फीवर का जैसे अभी टाइम है, तो बार-बार खाना है, टू आवरली। अगर ऑब्वियसली अगर सीरियस पेशेंट है तो ऑब्वियसली घर पे होगा वो, तो उस केस में उसको टू आवरली मील देना है, हर 2 घंटे में कुछ देना है जो इजीली डाइजेस्टेबल है, जैसे दाल दे दिया थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा फ्रूट्स का प्यूरी करके दे दिया, या फिर बीच में सूप्स दे दिया। तो कुछ भी बार बार करके देना है, मिल्क दे दिया हल्दी के साथ। तो दीज आर वेरी बेनिफिशियल, बट क्वांटिटी थोड़ा थोड़ा करके देते रहना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोई भी फीवर है, वाटर इनटेक 3 लीटर के ऊपर करना है आपका, फिर बहुत इजीली रिकवर हो जाता है, मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ती। समटाइम्स एक आध डोलो खा सकता है, जरूरत पड़े तो अबव 102, अदरवाइज मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती, और स्पेशली एंटीबायोटिक की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो क्या होता है, आपको हर बार इम्यून उसका सप्रेस होता है, तो आपको एंटीबायोटिक नहीं खाना पड़े उसके लिए आपको डाइट प्रॉपरली खाना है। सो वी विल लर्न। एंड छोटे बच्चे होते हैं, कभी खाना नहीं चाहते बार बार करके, तो उनको वाटर इनटेक के फॉर्म में उसी में आप कुछ बॉईल करके, वेजिटेबल बॉईल करके वाटर में दे दीजिए, ब्रोथ बोलते हैं उसको, वेजिटेबल उसमें नहीं दिखेगा, तो कैसे भी करके बार बार उसको देना है। सूप्स में छेना ऐड करके दे सकते हैं, दैट इज वेरी बेनिफिशियल। We will learn about the different type of carbohydrate, their utilization by the body, and how glucose hemostasis is maintained. In addition, the health benefit of dietary fiber and carbohydrate not absorbed in small intestine will also be covered in this unit. So carbohydrates are divided into 3 major groups: sugar, starch, cellulose and related material. तो शुगर्स जैसे आ गया आपका, फ्रूट्स में होता है, एंड डायरेक्टली शुगर भी होता है, ग्लूकोज होता है, तो वो सब आ गया शुगर पार्ट में। सेकेंड इज स्टार्च, जो आपका राइस में होता है, एंड बहुत सारे सीरियल्स में होता है, इवन दाल में भी स्टार्च होता है। थर्ड इज सेल्यूलोज एंड रिलेटेड मटेरियल। सेल्यूलोज मतलब आपका ऐसी फाइबर्स हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, जो कि डाइजेस्ट नहीं होता, ओके लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्लीनिंग करता है, जैसे मैंने बोला ना, फैट को लेके चला जाता है, बॉडी फैट को, एंड आपका गट में इधर उधर कुछ भी स्टिक है, इधर उधर कुछ भी आपने उल्टा सीधा खाया है, जैसे हम मैगी की बात कर सकते हैं, जो कि क्लीन होना बहुत मुश्किल है, और भी वैक्सी चीज जो हम खाते हैं, तो उसको क्लीन सेल्यूलोज बहुत अच्छे से करता है। तो सेल्यूलोज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेली डाइट। सेल्यूलोज मीन्स मैंने कौन से फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल्स, आई मीन सेल्यूलोज सबसे ज्यादा आपको हरी सब्जियों में मिलता है, जैसे पत्ते वाली सब्जियां, पालक, और भी जो हरी पत्ते वाली जो भी सब्जियां हैं, साग आते हैं बहुत तरह के, है ना, जितने तरह के आपके एरिया में साग मिलते हैं, आप सब उसको डेली कम से कम एक जरूर खाइए, या मिक्स करके खाइए। दैट इज रिच इन सेल्यूलोज, रिच इन फ्लेवोनॉइड्स, रिच इन न्यूट्रिएंट। तो जितने डिफरेंट डिफरेंट कलर के साग होते हैं, बहुत कलर तो नहीं होते, जनरली रेड एंड ग्रीन होते हैं, एंड वेराइटी काफी होती है इसमें, तो आपके एरिया में जितने लोकल साग मिलते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, उसको जरूर खाइए, ओके। एंड उसका सूप बना सकते हैं। सूप मतलब ऐसा नहीं कि उसको छान के पी लिया, थोड़ा सा उसको ग्राइंड करिए, पालक, टमाटो, गाजर सबको एक साथ बॉईल करके उसको ग्राइंड करके लेना है। नहीं, अगर आप उसको छान लेंगे तो सिर्फ सॉल्युबल फाइबर आएगा, एंड जो इनसॉल्युबल है वो निकल जाएगा। तो छानिए कभी भी मत, है ना, उसको आप हमेशा होल रखिए, ग्राइंड करके पूरा लेना है उसको। तो सबसे अच्छा सोर्स है साग, उसके बाद आता है आपका कोई भी सब्जी जो आप डेली यूज में खाते हैं। तो जैसे आलू ट्यूबर्स होते हैं, उसमें थोड़ा कम होता है, अदरवाइज जो बाकी सब्जियां हैं, आपका तोरई हो गया, आपका टमाटो हो गया, ये सब फाइबर से भरे पड़े हैं। तो आप जो भी सब्जी खाइए, सब फाइबर से रिच है। बस ध्यान रखिए, कम से कम दिन भर में 3 बार अच्छे से 1 बोल सब्जी खानी है। लेकिन कई बार नहीं खाते सब्जी, तो आप या कुछ और बना रहे हैं, तो आप सैलेड के फॉर्म में खा लीजिए। सैलेड के फॉर्म में खाना या फिर सूप के फॉर्म में खाना बहुत इजी है। तो वेजिटेबल आपकी डेली डाइट में जरूर रहना चाहिए।
जो एवरीडे वेजिटेबल खा रहा है 300 to 500 ग्राम, उसको कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, उसको कभी भी गट इश्यू नहीं होगा। तो ये जरूर ध्यान में रखिए। जी एंड मैम। जो नॉन वेजिटेरियन है उनको तो और ज्यादा सैलड खाना चाहिए, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड में फाइबर नहीं होता, तो उसको और क्लीन करने के लिए आपको फाइबर चाहिए। तो जब भी कोई नॉन वेज खाता है तो साथ में सैलड जरूर खाना चाहिए उनको। जी मैम। Carbohydrate are compound of carbon, hydrogen, and oxygen, and their chemical structure are also based on a common unit of glucose. तो अल्टीमेटली वो ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज ही देता है। ओके, लेकिन अगर आप सेल्यूलोज वाली चीजें जैसे पालक आप बहुत सारा खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अल्टीमेटली वो आपको वेट गेन कराएगा, वो कभी भी वेट गेन नहीं कराएगा। ओके, तो बहुत सारा जो सेल्यूलोज होता है वो डाइजेस्ट होता ही नहीं है, उसमें जो कैलोरीज है वो बॉडी में जाती ही नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। एंड जो गाय होती हैं ये सब उसको डाइजेस्ट कर पाती है, तो हम लोग डाइजेस्ट नहीं करते, तो हमारे ये बेनिफिट है कि हमारा पेट भी भर जाता है उससे, और उसकी कैलोरीज भी हम नहीं लेते। तो दैट इज वेरी गुड। उसका विटामिन मिनरल्स ये सब हम ले पाते हैं, आयरन ले पाते हैं, लेकिन उसका जो कैलोरीज है, जो कार्ब्स है, वो हम यूज नहीं करते। तो दैट इज वेरी गुड इन वेट लॉस, पीसीओडी, डायबिटीज, बहुत सारे केसेस में, एंड आपका कोरोनरी हार्ट डिजीज, आप हर केस में आपको उसको दे सकते हैं। The unit are likely together in many ways, and the different number to form different carbohydrate. The classification of carbohydrate depends primarily on the number of units, which may vary from 1 to many thousand. While sugar and starches are major source of food energy, cellulose is one of the main constituents of dietary fiber found in food. So leafy vegetable should be included, especially in winters. Winters में अभी कितना readily available है आपका market में। So next is sugar, that is monosaccharide और simple sugar। मतलब सिर्फ वो एक मॉलिक्यूल से बना है, मतलब वो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा और तुरंत से ब्लड में शुगर दे देगा, मोनोसैकेराइड का मतलब। ओके, सिर्फ मोनो मीन्स वन, तो एक ही मॉलिक्यूल से बना है। तो इसके एग्जाम्पल आता है ग्लूकोज, ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज, इज फाउंड नेचुरली इन फ्रूट्स एंड प्लांट्स जूसेस एंड इन द ब्लड ऑफ लिविंग एनिमल्स। तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज होता है, एंड अगर हम बाहर से लेते हैं तो ग्लूकोज के फॉर्म में, जो आप ग्लूकोन डी बोलते हैं, दैट इज ग्लूकोज। डेक्सट्रोज आता है एक जो हम सलाइन चढ़ाते हैं पेशेंट को, दैट इज कॉल्ड डेक्सट्रोज। तो वो भी शुगर ही होता है, डायरेक्टली वो हम ब्लड में दे सकते हैं। Most carbohydrates in food are ultimately converted to glucose and after digestion. बहुत सारी चीजें जो हम खाते हैं वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में ही ट्रांसफर होती है, लेकिन ऐसा क्योंकि वो वाला कार्बोहाइड्रेट खाना है दूसरा नहीं खाना, बिकॉज कुछ धीरे धीरे करके ब्लड में ग्लूकोज देते हैं, कुछ एकदम से एक बार में दे देते हैं, उसके बाद फिर ब्लड थोड़ी देर तक रिच हो जाता है ग्लूकोज से, उसके बाद जब नहीं खा रहे तो फॉल हो जाता है। तो इसीलिए कुछ ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट्स हम बोलते हैं, कुछ गुड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कुछ बैड कार्बोहाइड्रेट्स हम कह सकते हैं। सो इसीलिए मैं बोलती हूँ ब्रेड्स अवॉइड करना है, मैदा अवॉइड करना है, एंड होल व्हीट खाना है, एंड होल बाजरा का आटा, रागी, जिसमें ज्यादा फाइबर होता है, जो धीरे धीरे शुगर देते हैं ब्लड में। शुगर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन ब्लड, लेकिन वो ग्रेजुअली जाना चाहिए, जैसे जैसे हमें नीड हो रही है उस हिसाब से जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार शूट हुआ, ग्लूकोज लेवल हाई हो गया एंड उसके बाद फिर फॉल हो गया और हमें फिर इरिटेशन एंड ऑल हो रही है। So, अगर बहुत बार बार हाई होगा तो डायबिटीज होने के भी चांसेस हो जाते हैं। Glucose can also be manufactured from starch by action of acid of a specific enzyme. Artificially manufactured glucose syrup, also known as liquid glucose, are also to manufacture food like soft drink, jams, sugar, confectionery. तो ये सब प्योर शुगर है,
एंड ऑल आर मोनोसेकेराइड्स, मतलब एकदम से आपका शुगर लेवल हाई कर देंगे। तो ये आपका जो भी मोनोसेकेराइड्स में होते हैं वो आपको डायबिटीज में कभी भी नहीं लेना है। ओके, इन स्पेशल केसेस जब शुगर फॉल होता है तब ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं लेना है रेगुलर बेसिस पे। एंड नंबर 2, fructose. Fructose is what? That carbs which comes from fruits. Fruit से जो कार्बोहाइड्रेट आ रहा है उसको हम fructose बोलते हैं। Also occurs naturally in some fruits and vegetables and especially in honey. It is the sweetest sugar. It is also component of sucrose and is also present in commercial high fructose syrup. तो फ्रूट से बनता है फ्रुक्टोज, नेचुरल सोर्स है ये। एंड हनी जो शहद हम बोलते हैं वो भी एक फ्रुक्टोज का सोर्स है। तो हनी नहीं ले सकते डायबिटीज में, लेकिन फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट जूसेस नहीं ले सकते डायबिटीज में क्योंकि वो इमीडिएट एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फ्रूट्स क्यों ले सकते हैं? क्योंकि उसमें उतना ही मतलब कार्ब्स है फिर भी, क्योंकि वो फाइबर के साथ बाइंड है तो वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, वो धीरे धीरे रिलीज करेगा शुगर को। ठीक है, इसीलिए हम फ्रूट, होल फ्रूट के फॉर्म में फ्रूट ले सकते हैं इन डायबिटीज, मगर फ्रूट जूसेस नहीं ले सकते क्योंकि उसमें फाइबर निकाल दिया गया है। अब उसको एब्जॉर्ब होने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इमीडिएट वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। मैम स्वीट एंड वगैरह खाने से भी तो मैम डायबिटीज होता है ना, कार्बोहाइड्रेट्स देखिए, या मेनली आप अगर कभी कभी कोई स्वीट खा रहा है तो डायबिटीज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मेनली डायबिटीज तब होता है जब आपका जो पैनक्रियाज है, जो इंसुलिन प्रॉपर नहीं बना पा रहा है। ठीक है, तो ऐसे 2-3 केसेस हो सकते हैं। एक तो अगर आप दिन में 3-4 बार स्वीट खा रहे हैं, वो केस हो सकता है एवरीडे। ठीक है, दूसरा केस कि आप फैटी बहुत है, पेट में आपका फैट पूरा जमा हुआ है किसी पर्सन का। ओके, एंड वो उतना बार बार मीठा नहीं भी खा रहा है, कभी कभी खा रहा है, लाइक वीक में 2 बार खा रहा है मान लीजिए, फिर भी उसको डायबिटीज हो सकता है क्योंकि वो इंसुलिन क्रिएट नहीं कर पा रहा है। ओके, एंड तीसरा केस अगर कोई बहुत ही ज्यादा इनएक्टिव है, उस केस में भी ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते और इंसुलिन सिक्रीशन कम हो सकता है एंड उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता। तो मेनली हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो रोज मिठाई खा रहा है उसको डायबिटीज हो ही जाएगा, ऐसा नहीं। अगर वो हेल्थ मेंटेन कर रहा है, वो प्रॉपर बाकी चीजें अच्छे से खा रहा है, फाइबर अच्छे से खा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, पेट में फैट नहीं होने दे रहा है, तो ऐसा नहीं उसको डायबिटीज हो जाएगा। ओके, मेनली मैम हमको अच्छी तो डाइट डायबिटीज फॉलो होता है ना करनी है। मैम, ज्यादा स्ट्रेस से सॉरी, भी मैम ज्यादा स्ट्रेस लेने से भी डायबिटीज होता है। स्ट्रेस या, हाँ जी, स्ट्रेस से भी डायबिटीज होता है। एंड मैंने बोला रोज मिठाई खाएगा तो ऐसा नहीं डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आई डोंट रेकमेंड कि आप रोज मिठाई खाएं। मिठाई कभी भी रोज नहीं खानी चाहिए, ये ओकेजनली वाली चीज है नहीं, कि हमारे कभी पड़ोस कुछ में अच्छा हुआ तो खा लिया। है, हमारे पड़ोस में एक बहन है जो उन्हें आई मीन वो स्वीट वगैरह पूरा अवॉइड करते हैं, वो नहीं खाते हैं, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत कम लेते हैं, जो रोटी लेते हैं राइस वगैरह वो नहीं खाते, तो फिर भी उनको आई मीन डायबिटीज हो गया है। तो पूछ रहे थे मुझे कि डायबिटीज मैं तो मेंटेन ही कर रही हूँ, तो ऐसे ही डायबिटीज ऑलरेडी हो गया बोल के। हम्म। तो 2 केसेस हो सकते हैं, या तो उनको टमी फैट होगा, पेट के पास फैट है उनका काफी। नहीं मैम, आई मीन मुझे लग रहा है कि वो ट्रेस लेने से शायद वो डायबिटीज। ये भी हो सकता है, और जेनेटिक भी हो सकता है, फैमिली मेंबर जो उनके फादर हैं या उनकी मदर है उनको कभी रहा होगा डायबिटीज, तो फिर इनमें एक जेनेटिक्ली आ गया। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रीजन है, स्ट्रेस से बहुत सारे ऑर्गन इफेक्ट होते हैं, जैसे थायराइड है, आपका डायबिटीज है, ये क्रिएट करते हैं। 4 चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। स्ट्रेस ठीक रखना होता है अपना, नहीं लेना होता है। नंबर 2, अगर किसी को डायबिटीज है उसके बाद कैसे मेंटेन करना है, स्ट्रेस कंट्रोल करना है। नंबर 2, मेडिसिन टाइम पे लेनी है। नंबर 3, आपको डाइट सही लेनी है। एंड नंबर 4, स्लीप अच्छी होनी चाहिए। अगर ये चारों है तो डायबिटीज होने के बाद भी आप शुगर लेवल को मेंटेन रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि डायबिटीज हो गया तो अब कुछ नहीं हो सकता, उसके बाद भी आप शुगर लेवल को नॉर्मल रख सकते हैं।
तो मेनली सही तरीके से उसको फॉलो करना पड़ेगा। डायबिटीज होने के बाद और बहुत चीजें क्रिएट हो जाती हैं प्रॉब्लम, जैसे किडनी डिजीज एंड ऑल। तो वो क्यों होगी? जब शुगर लेवल हाई होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि एक बार डायबिटीज हो गया तो वो कभी शुगर लेवल नॉर्मल नहीं कर सकता। वो रख सकता है, लाख सालों तक वो शुगर लेवल को नॉर्मल रख सकता है, लेकिन उसको हमेशा ध्यान से फॉलो करना पड़ेगा। मैम डायबिटीज हो गया तो आदमी नॉर्मल नहीं हो सकता क्या? मैंने आई मीन जब पहले जैसा था वैसा? नहीं, वैसा नहीं हो सकता। डायबिटीज हो गया मतलब उनका पैनक्रियास मान लीजिए 70% अब काम नहीं कर रहा है। ओके, जब 70% काम नहीं करता तब जाके हमें पता चलता है कि हमारा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। अगर पैनक्रियास 50% भी काम करे तो हमारा वो ब्लड शुगर को मेंटेन रख पाता है, हमें ब्लड टेस्ट में नहीं पता चलता। ओके, जब तक वो 30% खाली बचता है तब हमें ब्लड में पता चलता है टेस्ट में कि हमें ब्लड शुगर हाई हो रहा है। ओके, तो एंड पेनक्रियास ऐसा है कि वो वापस से ठीक नहीं होता, वो रीजनरेट नहीं होते उसके सेल, ठीक है। लेकिन हम डाइट की हेल्प से उसको नॉर्मल रख सकते हैं। वो जो 30% जो हमें बचा हुआ है पेनक्रियास, तो उससे जितना सिक्रीशन हो रहा है इंसुलिन का, तो उसी हिसाब से हम खाना खा के शुगर लेवल को कंट्रोल रख सकते हैं। ओके ठीक है, थैंक क्योंकि ज्यादा सिक्रीशन नहीं हो रहा है इंसुलिन का, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाएंगे तो हमारा शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। तो मेनली डायबिटीज में यही रूल है कि स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, बार बार खाना है और थोड़ा थोड़ा खाना है, ठीक है। यू जी मैम। एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाना है मेनली, सिंपल कार्ब्स नहीं खाना। जैसे आपने बोला वो चावल खाते ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि चावल अलाउड नहीं होता। चावल भी वो खा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी होती है 50 ग्राम। लेकिन प्रॉपरली सैलेड के साथ खाना है, ऐसे नहीं कि आप सिर्फ राइस खा रहे हैं। प्रॉपरली कंप्लीट फूड होना चाहिए। तो मेरे पेशेंट्स तो मैं राइस भी अलाउ करती हूँ, रोटी अलाउ करती हूँ, लेकिन उनका शुगर लेवल मेंटेन रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल उनका चावल आप बोले कि मत खाओ। ये एक इजी मेथड है जो डॉक्टर्स बोल देते हैं चावल मत खाओ, लेकिन पेशेंट को अगर पसंद है तो वो उसको खाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से भी उसको लगेगा मैं बीमार हूँ, सब खा रहे हैं, मैं नहीं खा रहा हूँ। उससे भी उसको स्ट्रेस इंक्रीज हो सकता है, वो जी खुश नहीं रहेगा। तो इसीलिए वो उसको जो वो खा सकता है वो देना है, एंड उसके साथ कंप्लीट डाइट देनी है। मेनली यही अगर वो रोटी भी 5 खा रहा है तो वो भी नुकसान करेगा, ठीक है। मेनली क्वांटिटी मैटर करती है, आप कितना खा रहे हैं। चावल के केस में क्या होता है कि हम ज्यादा खा लेते हैं क्योंकि उसको चबाना बहुत आसान होता है, उसको बहुत चबाना नहीं पड़ता, हम निगल जाते हैं। लेकिन आप अगर मेजरमेंट करके खा रहे हैं, मतलब देख रहे हैं कि मुझे एक बोल खाना है तो एक ही बोल खाऊंगा, उसके ऊपर नहीं खाऊंगा, तो फिर आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। आपको ये ध्यान में रखना है। जी मैम, कभी कभी हम शाम को भी फ्रूट्स खा लेते हैं तो मैम वो सही है या गलत है? देखिए, अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिल रहा, भूल गए किसी रीजन से, तो आप शाम में खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको डाइजेस्ट हो रहा है तो मेनली छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसे 2 साल के बच्चे से और कम उम्र के, या फिर जो बूढ़े लोग, तो उनको डाइजेशन इश्यू होता है, उनका डाइजेस्ट नहीं होता है इजीली, क्योंकि उसमें फाइबर होता है तो डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए रिकमेंडेड होता है डे टाइम में खाना, जब आप चलते फिरते होते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक है। रात में अवॉइड करना चाहिए क्योंकि डाइजेस्ट करने में मुश्किल होगा। अगर गैस फॉर्मेशन नहीं हो रही तो आप खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मैम। लेकिन रोज खाना जरूरी है। जैसे आप नट्स मान लीजिए, कई लोग फुलाना भूल जाते हैं सुबह में, तो फिर नहीं खाते, मैं तो फुलाना भूल गया। लेकिन अगर आप डे टाइम में, मॉर्निंग में कभी भी अनसोक्ड नट नहीं खाना चाहिए, गैस फॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर अगर आप रात को फुलाना भूल गए नट्स, तो आप दोपहर में खा लीजिए, शाम के स्नैक्स में खा लीजिए। लेकिन खाना है, ऐसा नहीं कि खाना भूल गए तो नहीं खाया। जैसे आपने बोला फ्रूट्स शाम में खा लेते हैं, टाइम नहीं मिलता, कोई भी रीजन हो सकता है, तो खाइए, बट डाइजेस्ट होना चाहिए मेनली। जी गैस मैम। फॉर्मेशन हो रहा है तो मत खाइए। ओल्ड एज पीपल को अवॉइड करना चाहिए, एंड छोटे बच्चे जो बहुत छोटे हैं, तो उनका भी डाइजेशन वीक होता है, तो उनको भी शाम के बाद नहीं खाना चाहिए। जी मैम। Fructose also occur naturally in some fruits and vegetables, and especially in honey.
तो फ्रुक्टोज क्योंकि थोड़ा इजीली डाइजेस्टेबल है, इसीलिए डायबिटिक को लिमिटेड में खाना है, फ्रीली नहीं खाना। नॉर्मल इंसान फ्रीली खा सकता है, लेकिन जो डायबिटीज है जिनको, उनको 100 ग्राम टू 150 ग्राम इतना ही खाना है, उसके ऊपर नहीं खाना है। जैसे एक छोटा एप्पल खा लिया, एक गुआवा खा लिया। गुआवा बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें कैलोरीज बहुत कम है, फाइबर ज्यादा है, तो गुआवा सेफली खा सकता है। पपाया एक बोल खा लिया। तो ऐसी चीजें आप लिमिट में खाइए। फ्रूट्स फ्रीली नहीं खा सकते, पूरा एक प्लेट भर के फ्रूट खा लिया और चावल नहीं खाया, तो वो और गलत हो जाएगा। इससे क्या होगा, इमीडिएट आपका शुगर राइज होगा, फिर फॉल भी होगा क्योंकि वो तुरंत डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जब फॉल होगा फिर वो भी नुकसान करता है। तो मेनली आपको शुगर को मेंटेन रखना होता है, ना ही राइज होना चाहिए ना ही फॉल होना चाहिए। जी मैम। So it's 6:03. I'm going to end the class. Radhe Radhe, Jai Shri Krishna. राधे राधे मैम, गुड इवनिंग। Good evening.